Okay, so yesterday we have completed many small chapters, how to classify the goods. Then we have seen different authorities, and goods are classified as per the HSN code. Then we have seen what are the authorities who will look after all the which are set up, the warehouses that are set up by the customs, उसको कौन कौन देखेगा वो सब हमने देखा. अब हम आते हैं इम्पोर्टेंट पार्ट पे, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स. सी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स क्या है? इट इज डिफरेंट फॉर इफ इट इज कमिंग थ्रू अ सी रूट, एंड इट इज डिफरेंट फॉर इट इज कमिंग थ्रू अ व्हीकल. मतलब अगर एयर से आ रहा है तो अलग है, सी से आ रहा है तो अलग है. नाउ इफ इट इज कमिंग थ्रू अ सी रूट, देन यू हैव टू फाइल अ इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्ट. ठीक है, विच विल बी प्रायर टू द डेट ऑफ अराइवल ऑफ वेसल. सी मैं तुम लोग को एक आई जस्ट गिव एंड राइट यू द थिंग्स. I'll give you the notes only on import procedure. Now see what happens in import procedure. The import, the person who is doing the export, वो क्या करेगा? Goods ship में चढ़ा देगा. ठीक है, अभी समझो. Now if this is India and goods are coming from here, say goods are coming from UK. तो from UK, who is the exporter? This exporter will load the goods into the vessels. बराबर. जो एक्सपोर्टर रहेगा वो क्या करेगा? गुड्स लोड कर देगा वेसल में. अब वेसल से जो शिप है वो क्या आएगा? इंडिया में आएगा. बराबर. नाउ हु विल बी द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वेसल? हु विल बी द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वेसल? पर्सन इन चार्ज. इस वेसल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? पर्सन इन चार्ज विल बी रिस्पॉन्सिबल. सो देयर आर सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ दिस पर्सन इन चार्ज. Now this person in charge, what he has to do, he will file some of the reports. So there are some responsibilities which are given on whom? Which are given on the person in charge. Now this person in charge, when he will unload the goods, उसको कुछ documents फाइल करने होते हैं. एक बार वो documents उसने फाइल कर लिए, तो फिर ये जो पर्सन इन चार्ज रहेगा ना, उसने अगर डॉक्यूमेंट्स फाइल कर लिए तो ये पर्सन इन चार्ज क्या करेगा? गुड्स अनलोड करेगा. अनलोड करके गुड्स सीधा क्लियरेंस नहीं होंगे. अनलोड करके गुड्स किसके पास रहेंगे? कस्टोडियन के पास रहेंगे. पर्सन इन चार्ज के बाद गुड्स किसके पास रहेंगे? कस्टोडियन के पास, इन हिज सेफ कस्टडी. आफ्टर सेफ कस्टडी, द importer, he has to file the documents, and then he has to pay the custom duty. ये पर्सन इंचार्ज तो कौन है? ये तो सिर्फ शिप चलाता है. शिप चला के गुड्स लेके आया. अब गुड्स लेके आया, उसने यहाँ पे लोड अनलोड किया. मतलब अनलोड करने तक का जिम्मेदारी पर्सन इंचार्ज का. वंस द गुड्स आर अनलोडेड, इट इज हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी? कस्टोडियंस रिस्पॉन्सिबिलिटी. देन पर्सन इंचार्ज विल टेक द शिप एंड गो बैक. Person in charge will take the ship and go back. Now it is whose responsibility? अब पोर्ट गुड्स कहाँ पे पड़े? पोर्ट पे पड़े. तो ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया? कस्टोडियन का. नाउ कस्टोडियन, गुड्स किसके पास है? कस्टोडियन के पास. अब उसके पास से अगर गुड्स छुड़ाने हैं, सो हु इज द इम्पोर्टर? द पर्सन हु इज इम्पोर्टिंग द गुड्स, ही हैज टू फाइल सर्टन डॉक्यूमेंट्स एंड ही हैज टू पे कस्टम ड्यूटी. आफ्टर ही फाइल सर्टन डॉक्यूमेंट्स एंड पेज कस्टम ड्यूटी, द प्रॉपर ऑफिसर, whoever is the custom officer, the proper officer, what he will do? He will give him the clearance. He will permit him the clearance for home consumption or for warehouse. For home consumption or for warehouse. ठीक है. अब समझो ये जो इम्पोर्टर है उसको डायरेक्ट अपने होम कंजम्पशन के लिए नहीं करना. होम कंजम्पशन मतलब क्या? डायरेक्ट बेचने के लिए या अपने फैक्ट्री के लिए नहीं लेके जाना, उसको लेके जाना है वेयर हाउस पे. तो प्रॉपर ऑफिसर क्या देगा? उसको क्लियरेंस दे देगा, या तो होम कंजम्पशन पे या तो कस्टम्स के वेयर हाउस में रखने के लिए. अंडरस्टूड दिस प्रोसीजर? ठीक है. सो नाउ वी टॉक अबाउट सम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पर्सन इन चार्ज. तो अब पर्सन इन चार्ज का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है?
if we talk about person in charge, now it is his responsibility, person PIC लिखूंगी मैं, person in charge, it is his responsibility to bring the conveyance at custom station only, at custom station only. Where he has to bring the goods, he has to bring the goods at custom station only. अगर वो नहीं लेके आया, if it contravenes this provision, if it contravenes this, then it will lead to what? It will lead to improper importation. It will lead to improper importation. यहां तक समझ में आया? ठीक है. अब और एक सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है पर्सन इन चार्ज को, PIC. he has to file two things, either import manifest or import report. He has to file two things, either import manifest or import report. Import manifest कब फाइल करेगा वो? If he is bringing for vessel or aircraft. वेसल या एयरक्राफ्ट के लिए क्या फाइल करेगा? इंपोर्ट मैनिफेस्ट. और इंपोर्ट रिपोर्ट किसके लिए फाइल करेगा? फॉर व्हीकल. कौन फाइल करेगा? पर्सन इन चार्ज. कब फाइल करेगा ये इंपोर्ट मैनिफेस्ट? कब फाइल करेगा? बिफोर अराइवल इन इंडिया. बिफोर अराइवल इन इंडिया. बिफोर अराइवल इन इंडिया. और व्हीकल के लिए इंपोर्ट रिपोर्ट कब फाइल करेगा? विदिन 12 आवर्स ऑफ अराइवल एट लैंड कस्टम स्टेशंस. एट लैंड कस्टम स्टेशंस. ठीक है. इसके अंदर क्या रहेगा? दिस विल हैव containing the summary. This will be containing the summary of all goods carried in the conveyance. ठीक है. ये जो पर्सन इन चार्ज जो शिप लेके आ रहा है या जो एयरक्राफ्ट लेके आ रहा है या जो व्हीकल लेके आ रहा है, उसके बारे में उसको क्या करना पड़ेगा? ही हैज टू इन्फॉर्म द कस्टम्स अथॉरिटी दैट आई एम ब्रिंगिंग दिस शिप, आई एम ब्रिंगिंग दिस एयरक्राफ्ट, आई एम ब्रिंगिंग दिस व्हीकल. ठीक है. ताकि वो लोग अरेंजमेंट कर सके और उसके अंदर इतना इतना गुड्स है. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अगर वेसल या एयरक्राफ्ट से आएगा तो क्या फाइल करेगा वो? इंपोर्ट मैनिफेस्ट. एंड अगर व्हीकल से आ रहा है तो क्या फाइल करेगा? इंपोर्ट रिपोर्ट. एंड कब फाइल करना है? बिफोर अराइवल इन इंडिया. इफ इट इज कमिंग थ्रू वेसल और एयरक्राफ्ट, बिफोर अराइवल इन इंडिया. टेल मी, वेसल को हम लोग इंडिया में कब मानेंगे? when it will be treated as it has arrived in India once it crosses the territorial waters. ठीक है. it is not necessary कि वो इंडिया के बॉर्डर पे, मतलब इंडिया के कस्टम्स पोर्ट पे ही लैंड करे. once it crosses, once it enters the territorial waters, it is said that the vessel has arrived in India. ओके. वंस इट एंटर्स द टेरिटोरियल वाटर्स इट विल बी सेड. तो इस वेसल को टेरिटोरियल वाटर्स के एंटर होने के पहले पर्सन इन चार्ज को क्या फाइल करना पड़ेगा? इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करना पड़ेगा. ठीक है. अब ये जो शिप आएगा उसमें सिर्फ गुड्स तो नहीं आएंगे. समझो अगर उसमें कुछ पैसेंजर्स आ रहे हैं, ठीक है, पैसेंजर्स है या फिर जो उस शिप के क्रू मेंबर्स है, तो उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा. उसको हम लोग बोलेंगे पैसेंजर और क्रू अराइवल मैनिफेस्ट. along with this PIC will file, he has to file passenger और क्रू अराइवल मैनिफेस्ट, जिसमें किसका डिटेल्स देगा वो? उसमें उस एयरक्राफ्ट में या उस व्हीकल में कितने क्रू मेंबर्स है एंड कितने पैसेंजर्स है, उनका डिटेल्स देगा. अगर ये फाइल करने को भूल जाता है, ठीक है, इफ इट इज नॉट फाइलिंग विद इन द टाइम लिमिट, देन देयर विल बी अ पेनल्टी ऑफ 50,000. ये टाइम लिमिट है, दिस इज द टाइम लिमिट. सो फॉर दिस, इफ इट इज नॉट फाइल्ड, if not filed
within time limit. Okay, then penalty up to 50,000. Penalty up to 50,000. Understood? This is the time limit. यहाँ तक कुछ डाउट? ठीक है. अब ये जो पर्सन इन चार्ज है उसने क्या किया, इंपोर्ट मैनिफेस्ट में डिटेल्स दिया कि समझो मैं 100 टन्स लेके आ रहा हूँ. ठीक है. पर्सन इन चार्ज में शिप इंडिया में एंटर होने के पहले पर्सन इन चार्ज ने इंपोर्ट मैनिफेस्ट में लिखा कि मैं 100 टन्स लेके आ रहा हूँ, 100 टन्स लेके आ रहा हूँ. लेकिन जब वो व्हीकल यहाँ पे पहुंचा, क्या बोलते हैं, जब पोर्ट पे पहुंचा और जब लोड अनलोड किया गया और जब काउंटिंग हुआ तो 100 यूनिट्स नहीं थे, 101 यूनिट्स थे. क्या बोला मैंने? पर्सन इन चार्ज ने मैनिफेस्ट में क्या लिखा, इंपोर्ट मैनिफेस्ट में, दैट आई एम ब्रिंगिंग 100 यूनिट्स. द शिप व्हेन इट लैंडेड एट कस्टम्स पोर्ट एंड व्हेन द गुड्स वर अनलोडेड, उस टाइम पे जब काउंटिंग किया तो 101 यूनिट्स हुए. मतलब एक्स्ट्रा हुए या कम हुए? Extra. So the units that were disclosed in the manifest and the landed were more than the mentioned in the manifest. तो वो जो extra units जो found हुए हैं, they customs authority have the rights to confiscate such goods. Customs authority has the rights to confiscate the goods. तो इसमें ना 2 points आते हैं कि एक बार import manifest में जो किया तो उसमें 2 चीज हो सकता है. या तो अगर सेम है, 100 यूनिट्स लिखा था और 100 यूनिट्स है, तो फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा? अगर 100 से ज्यादा है या तो 100 से कम है, 100 से ज्यादा है या तो 100 से कम है. ठीक है. सो इफ गुड्स फाउंड इन द कन्वेयंस, these are, मतलब found in the conveyance are more than the goods mentioned in the manifest और रिपोर्ट. अगर व्हीकल से आ रहा है तो इंपोर्ट रिपोर्ट. तो इफ इट इज मैनिफेस्ट और report, then what will happen? Then here such goods are liable for confiscation. Such goods are liable for confiscation. मैम, हाँ, ये प्रीवियस केस में जो 50,000 का पेनल्टी था, हु इज इट पेड बाय? what? By person in charge only. पर्सन इन चार्ज. Yes, ओके. it will be levied on person in charge. एंड इट इज पेड इन INR ओनली? Yes, INR. कस्टम्स वालों को जो भी रहेगा INR में है. अगर डॉलर का कुछ है कन्वर्ट करो INR में एंड पे इन INR. ओके मैम. So here for example we can take that there were 100 units which were in the import manifest. ठीक है. 100 यूनिट्स इंपोर्ट मैनिफेस्ट में थे, लेकिन फिर बाद में कितने हो गए? 101 यूनिट्स हो गए. अभी कुछ भी मत लिखना, पहले पूरा प्रोसीजर समझ लो. आई विल गिव यू टाइम टू राइट. अंडरस्टूड दिस हियर? व्हाट इज अवर प्रोसीजर? सबसे पहले क्या है, एक कौन होगा? पर्सन इन चार्ज होगा. पर्सन इन चार्ज गुड्स लेके आएगा. उसका जिम्मेदारी कब तक होगा? जब तक गुड्स अनलोड नहीं हो जाते. कहाँ पे? पोर्ट पे. एक्सपोर्टिंग कंट्री से लेके पोर्ट पे गुड्स अनलोड होने तक पूरा जिम्मेदारी किसका रहेगा? पर्सन इंचार्ज करेगा. एक बार गुड्स अनलोड हो गए देन इट इज हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी? कस्टोडियंस रिस्पॉन्सिबिलिटी. नाउ गुड्स विल बी देयर विद द कस्टोडियन. तो सीधा गुड्स अपने को नहीं मिल जाएंगे. वी हैव टू पे द कस्टम ड्यूटी एंड वी हैव टू फाइल द डॉक्यूमेंट्स. तो कस्टोडियन रहेगा, उसको हम लोग डॉक्यूमेंट्स फाइल करेंगे, कस्टम ड्यूटी पे करेंगे. उसके बाद जो प्रॉपर ऑफिसर रहेगा वो हमें क्लियरेंस दे देगा. अब पर्सन इंचार्ज, what is the responsibility of person in charge? सबसे पहला responsibility, he has to bring the conveyance to the proper इंपोर्टेशन. कस्टम स्टेशन पे लेके आना है, किसी भी बीच पे या किसी भी दूसरे प्लेस पे नहीं लेके जाना है. प्रॉपर कस्टम स्टेशन पे लेके आना है. अगर वो कस्टम स्टेशन पे नहीं लेके आता है इट मीन्स ही हैज डन इम्प्रॉपर इंपोर्टेशन एंड दैट विल बी कंसिडर्ड एज स्मगलिंग. नेक्स्ट,
he has to file two things, either of the two things. Agar if it is coming by vessel or aircraft, he has to file import manifest, and if it is coming by land vehicle, then he has to file what? Import report. Now import manifest कब तक फाइल करना है? बिफोर अराइवल इन इंडिया, एंड इम्पोर्ट रिपोर्ट विद इन 12 आवर्स ऑफ द अराइवल एट लैंड कस्टम स्टेशन. इनमें क्या रहेगा? इट विल हैव द समरी ऑफ हाउ मेनी गुड्स आर देयर इन द कन्वेंस. अब अगर जो इम्पोर्ट मैनिफेस्ट में लिखा है, अगर उससे ज्यादा गुड्स हो गए, तो जो एक्स्ट्रा गुड्स है उसको हम लोग क्या करेंगे? कॉन्फिस्केट करेंगे. बट व्हाट इफ शॉर्ट लैंडिंग हो गया? व्हाट इफ शॉर्ट लैंडिंग हो गया? शॉर्ट लैंडिंग मतलब क्या? कि हमने जो मैनिफेस्ट में गुड्स लिखे थे, लेकिन वो कन्वेंस में नहीं है. सो इन केस ऑफ गुड्स in case of goods which are declared in the manifest, but not in the conveyance, but not found in the conveyance, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? शॉर्ट लैंडिंग बोलेंगे. दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट? शॉर्ट लैंडिंग. कि मैंने मैनिफेस्ट में लिखा था, समझो मैनिफेस्ट में मैंने 100 यूनिट्स लिखा था, लेकिन जब भी एक्चुअली अनलोड किया तभी सिर्फ 99 यूनिट्स थे. तो ये केस में क्या होगा? हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? पर्सन इन चार्ज will be responsible, and he has to pay the penalty. Because short lending हुआ है, so he has to pay the penalty. How much will be the penalty? Twice of the duty payable on such short landed goods. ठीक है. मतलब इसका अगर मैं एग्जांपल दूं, तो हमने इंपोर्ट मैनिफेस्ट में कितना लिखा था? एग्जांपल, आई हैव डिक्लेयर्ड 100 यूनिट्स इन इंपोर्ट मैनिफेस्ट, एंड लेकिन जब मैंने उसको एक्चुअली अनलोड किया तो तभी सिर्फ 99 यूनिट्स थे एक्चुअली अनलोडेड. तो तभी सिर्फ कितने यूनिट्स थे? 99 यूनिट्स थे. तो जो एक यूनिट है जो शॉर्ट लैंड हुआ है, इसके ऊपर पर्सन इंचार्ज को पेनल्टी भरना पड़ेगा. कितना रहेगा पेनल्टी? ट्वाइस ऑफ द ड्यूटी पेबल ऑन सच शॉर्ट लैंडेड गुड्स. सी, शॉर्ट लैंडेड गुड्स के वजह से गवर्नमेंट का कस्टम ड्यूटी का लॉस हो गया उस एक यूनिट के ऊपर. अगर वो एक यूनिट आता तो वो एक यूनिट का भी गवर्नमेंट को कस्टम ड्यूटी मिलता, लेकिन शॉर्ट लैंडिंग हुआ इसलिए गवर्नमेंट को कस्टम ड्यूटी मिला नहीं. तो ये केस में क्या होगा? गवर्नमेंट क्या करेगा? उससे ड्यूटी जितना भी है, ट्वाइस द अमाउंट ही विल चार्ज द पेनल्टी. अंडरस्टूड दिस हियर? यस. सो नाउ ही हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्या क्या उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है? कि जो भी गुड्स है वो उसको क्या करने पड़ेंगे? ही हैज टू दिस अनलोड एट द प्रॉपर कस्टम्स एरिया पे करना है. प्रॉपर ऑफिसर के सामने गुड्स अनलोड करना है. ठीक है. अब गुड्स वगैरह आ गए, पर्सन इंचार्ज, शिप आ गया. शिप आने के बाद भी किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है? पर्सन इंचार्ज का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जो भी गुड्स रहेंगे वो क्या करेगा? ही हैज टू अनलोड इट. वो भी बिजनेस आवर्स के टाइम अनलोड करना है. ऐसा नहीं कि कभी भी रात को नहीं कर सकते. यू हैव टू अनलोड इट ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स एंड ऑन द वर्किंग डेज. अंडरस्टूड? सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्सन इन चार्ज फॉर अनलोडिंग द गुड्स. नाउ जब प्रॉपर ऑफिसर ऑफ अ वेसल, अब ये जो केस है, दूसरा एक पॉइंट है, दैट इज ओनली इन केस ऑफ द वेसल. ये सिर्फ वेसल के केस में है. दिस इज ओनली फॉर वेसल. यहाँ पे एंट्री इनवर्ड ऑर्डर मिलता है. क्या मिलता है? एंट्री इनवर्ड ऑर्डर. अब एंट्री इनवर्ड ऑर्डर मतलब क्या? ठीक है. एंट्री इनवर्ड ऑर्डर. सो व्हाट डू वी मीन बाय द एंट्री इनवर्ड ऑर्डर हियर? सो हियर प्रॉपर ऑफिसर of a vessel, point number 1, proper officer of a vessel not to unload the goods
unless proper officer has passed entry inward order. Now विजुअलाइज द सिचुएशन. प्रॉपर ऑफिसर क्या कर रहा है, शिप से गुड्स लेके आया. गुड्स कहाँ पे आए, टेरिटोरियल वाटर्स में एंटर हुए. टेरिटोरियल वाटर से वो जो वेसल है, टेरिटोरियल वाटर से वो वेसल है, वो पोर्ट पे आ चुका है. पोर्ट पे उसने पार्किंग ले लिया है. नाउ आफ्टर इट हैज टेकन पार्किंग ऑन द पोर्ट, द गुड्स हैज टू बी अनलोडेड. बट in case of vessel he cannot unload the goods until the proper officer gives him the entry inward order. This entry inward order is very important. जब तक उसको entry inward order नहीं मिलेगा, वो क्या, he cannot unload the goods. Why this is considered, why this is important? Because in case of vessel, date of arrival of the vessel will be considered when entry inward order is passed, irrespective of actual date of entry in territorial waters. ठीक है. अब समझो, से एग्जाम्पल, ये पोर्ट है तुम्हारा, ठीक है. सपोज दिस इज द पोर्ट. नाउ यहाँ से ये यूके है, यहाँ से आपका जो शिप है वो क्या हुआ है, वेसल आ रहा है आपका, ठीक है. आ रहा है, ये टेरिटोरियल वाटर्स है. ये मतलब इंटरनेशनल वाटर्स है. ऑल दिस इज इंटरनेशनल वाटर्स. नाउ दिस इज द टेरिटोरियल वाटर्स का स्टार्टिंग. हियर इज माय पोर्ट, हियर इज माय कस्टम्स पोर्ट. यहां से लेके यहां तक ये पूरा क्या है, दिस इज टेरिटोरियल वाटर्स. दिस इज टेरिटोरियल वाटर्स. नाउ शिप, ये जो वेसल है ना, ये टेरिटोरियल वाटर्स में एंटर हुआ से 14 फरवरी 2022. कब एंटर हुआ, 14 फरवरी 2022. टेरिटोरियल वाटर से कस्टम्स पोर्ट इट हैज रीच्ड से ऑन 16 फरवरी 2022. उसको कस्टम्स पोर्ट पे पार्किंग कब मिला, 16 फरवरी 2022. अब पार्किंग मिलने के बाद उसको पार्किंग मिल गया, लेकिन उसको गुड्स अनलोड करने का एंट्री इनवर्ड ऑर्डर, गुड्स अनलोड करने का ऑर्डर कब मिला प्रॉपर ऑफिसर के पास से 20 फरवरी 2022. गुड्स टेरिटोरियल वाटर्स में कब आए, ये वेसल टेरिटोरियल वाटर्स में कब आया, 14 फरवरी को. कस्टम्स पोर्ट पहुंचा 16 फरवरी को. कस्टम्स पोर्ट पहुंचने के बाद ऑन द स्पॉट वो वेसल को नहीं मिल जाएगा क्लियरेंस. तो समझो प्रॉपर ऑफिसर ने उसको क्लियरेंस दिया गुड्स अनलोड करने का 20 फरवरी 2022. टेल मी, इन दिस केस व्हाट विल बी द डेट ऑफ अराइवल ऑफ वेसल? What will be the date of arrival of vessel here? What? The date 16th, ma'am. No, the date when entry inward order is given. When is the entry inward order given? 20 February 2020. So what will be the date of arrival of vessel? 20 February 2022. Understood? So if I tell you about the date of arrival, if we talk about date of arrival, तो date of arrival के केस में क्या आएगा, suppose if it is in case of vessel, so what will be the date of arrival in case of vessel? Date when entry inward is passed. Date when entry
इनवर्ड ऑर्डर इज पास्ड। ठीक है, फिर अगर गुड्स जो है वो लैंड से आ रहे हैं, ठीक है, इफ डेट ऑफ इन केस ऑफ व्हीकल, इन केस ऑफ vehicle, then it is date of reaching at land custom stations, date of reaching at land custom stations, clear? And then third, in case of aircraft, in case of aircraft, अगर एयरक्राफ्ट के थ्रू आ रहे देन डेट ऑफ लैंडिंग, जिस दिन आपका एयरक्राफ्ट लैंड होता है कस्टम स्टेशन पे, दैट विल बी कंसिडर्ड एज द डेट ऑफ अराइवल। एनी डाउट टिल हियर? यस, क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे पर्सन इन चार्ज का रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गया। क्या क्या पढ़ा हम लोग ने? पर्सन इन चार्ज को कहाँ पे गुड्स लेके आने हैं, तो प्रॉपर कस्टम स्टेशन पे लेके आने हैं। उसको दो चीजें फाइल करनी है, या तो इम्पोर्ट मैनिफेस्ट या तो इम्पोर्ट रिपोर्ट। क्या रहेगा उसके अंदर? कौन से गुड्स है उन सबका समरी रहेगा। एंड अगर पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स है तो उसका भी मैनिफेस्ट आएगा। फिर या तो गुड्स इम्पोर्ट मैनिफेस्ट में जो है उससे ज्यादा होंगे या तो कम होंगे। अगर इक्वल है तो फिर कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर ज्यादा है तो जो एक्स्ट्रा गुड्स है वो क्या किए जाएंगे? दे विल बी लायबल फॉर कन्फेस्केशन, मतलब कस्टम्स अथॉरिटी विल हैव द राइट्स टू कन्फेस्केट द गुड्स। लेकिन अगर शॉर्ट लैंडिंग हुआ है देन पर्सन इन चार्ज हैज टू पे द पेनल्टी ऑन दैट। फिर ये जो पर्सन, अगर गुड्स जो है वो वेसल के थ्रू आ रहे हैं तो आपको गुड्स तब तक अनलोड नहीं करने हैं जब तक आपको प्रॉपर ऑफिसर एंट्री इनवर्ड ऑर्डर नहीं दे देता है। अगर एंट्री इनवर्ड ऑर्डर दे दिया तो आप गुड्स को क्या कर सकते हो? अनलोड कर सकते हो। अब एक बार गुड्स अनलोड हो गए देन व्हाट इज द डेट ऑफ अराइवल? इन केस ऑफ वेसल इट इज डेट व्हेन एंट्री इनवर्ड इज पास्ड, इन केस ऑफ व्हीकल इट इज डेट ऑफ रीचिंग एट लैंड कस्टम स्टेशंस, एंड इन केस ऑफ एयरक्राफ्ट इट इज डेट ऑफ लैंडिंग। एक बार गुड्स यहाँ पे पहुंच गए, एक बार गुड्स जो है वो क्या है यहाँ पे पहुंच गए, अनलोड हो गए। अनलोड होने के बाद पर्सन इन चार्ज का रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। नाउ हु इज रिस्पॉन्सिबल? नाउ हु इज रिस्पॉन्सिबल? कस्टोडियन इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, एक बार जो गुड्स है वो क्या हो गए? अनलोड हो गए, देन पर्सन इन चार्ज का रोल खत्म। नाउ इट इज हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी? कस्टोडियंस रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देर इज ए शॉर्ट लैंडिंग और नॉट, क्योंकि कस्टोडियन जो है वो ही काउंटिंग वगैरह करेगा, वो ही गुड्स को संभालेगा, जिम्मेदारी पूरा कस्टोडियन का होगा। सो इन दिस केस दिस कस्टोडियन हैज टू कीप द प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ गुड्स। कस्टोडियन has to keep proper record of goods। गुड्स का रिकॉर्ड्स कौन रखेगा? कस्टोडियन। नाउ अगर समझो कस्टोडियन के पास से कुछ गुड्स गुम हो गए, मतलब गुम हो गए या चोरी हो गए, तो वो केस में किसका जिम्मेदारी होगा? मतलब जब गुड्स अनलोड हुए तो दैट टाइम से दे वर 100 यूनिट्स। फिर जब इंपोर्टर ने फाइल किया, इंपोर्टर ने डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइल किया, तो तभी सिर्फ 95 यूनिट्स थे। 5 यूनिट्स जो थे वो या तो चोरी हो गए या तो डैमेज हो गए। तो ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा इसके ऊपर? इंपोर्टर का या कस्टोडियन का? हु विल बी रिस्पॉन्सिबल हियर? कस्टोडियन विल बी रिस्पॉन्सिबल। कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? कस्टोडियन। गवर्नमेंट बोलेगी तो फिर हमने कस्टोडियन रखा क्यों है? गुड्स का ध्यान रखने के लिए रखा है ना। तो अगर वो ही अपना काम ठीक से नहीं करेगा तो फिर, तो इसलिए हम किसको रिस्पॉन्सिबल बोलेंगे? कस्टोडियन को रिस्पॉन्सिबल बोलेंगे। सो हियर कस्टोडियन इज लायबल टू पे ड्यूटी। He has to pay the custom duty on goods that are pilfered during his custody। pilfered मतलब क्या? चोरी हो गया, डैमेज हो गया। pilfered during his custody। ठीक है, here importer is not responsible। कौन रिस्पॉन्सिबल होगा?
कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ये कस्टोडियन विल बी रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, मतलब हमने अनलोड गुड्स बराबर किया था, हमने 100 यूनिट से अनलोड किया था, लेकिन बाद में जब छुड़ाने को गए तब शॉर्टेज हो गया, तब 95 गुड्स हो गए, तो मतलब 5 यूनिट्स क्या हो गए? पिलफर्ड हो गए। 5 यूनिट्स क्या हो गए? पिलफर्ड हो गए। तो उसके ऊपर कौन who will be responsible to pay? Custodian will be responsible to pay। ठीक है, एंड वो क्या पे करेगा? वैल्यू नहीं पे करेगा, जो गुड्स चोरी हो गए उसका वैल्यू नहीं, उसके ऊपर का ड्यूटी पे करेगा, कस्टम ड्यूटी, नॉट द असेसेबल वैल्यू। ही इज लायबल टू पे व्हाट? ही इज लायबल टू पे द ड्यूटी। एनी डाउट टिल हियर? अब गुड्स जो है वो किसके पास पड़े हैं? कस्टोडियन के पास पड़े हैं। तो क्या इंपोर्टर कभी भी माल छुड़ाएगा क्या? कस्टम्स वालों के पास गुड्स पड़े हैं, तो क्या इंपोर्टर कभी भी 1 साल 2 साल 3 साल आराम से माल छुड़ाएगा क्या? नहीं। ही हैज टू क्लियर विद इन 30 days। ही हैज टू क्लियर विद इन 30 days। अगर 30 days में क्लियर नहीं हुए, if goods are not cleared within 30 days, then the proper officer, then custodian will take permission from the proper officer and he will auction the goods। कस्टोडियन विल टेक परमिशन फ्रॉम द प्रॉपर ऑफिसर। अगर माल छुड़ाने को कोई नहीं आया 30 दिन के अंदर, तो वो क्या करेगा? प्रॉपर ऑफिसर के पास से परमिशन लेगा और जो गुड्स है उनको क्या कर देगा? ऑक्शन कर देगा। क्लियर एवरीवन? यस, चलो नेक्स्ट। यस मैम। यहाँ पे लिखो, मतलब लिखना है इफ गुड्स आर नॉट क्लियर within 30 days, then the custodian may auction the goods। He may auction the goods after taking proper officer का permission। proper officer का permission। ठीक है, have you seen the बदमाश company movie? Yes, anybody has seen ma'am. that movie? Yes. हाँ, in that see the sale, the transaction that they do for the shoes, one left leg shoes they send at one place and then right leg shoes they send at other place। Now they don't, ठीक, इम्पोर्टर ने गुड्स मंगा लिया, शूज आ जाते उनके, बट वो लोग उसको छुड़ाने को ही नहीं जाते, वो शूज को छुड़ाने को ही नहीं जाते। तो छुड़ाने को नहीं जाते तो फिर वो लोग कस्टम्स वाले क्या करते हैं? ऑक्शन कर देते। देन दे पार्टिसिपेट इन ऑक्शन एंड दे बाय द शूज एट अ लोअर रेट, बिकॉज वहां पे फिर कस्टम ड्यूटीज वगैरह नहीं लगता, सो दे बाय दोस गुड्स एट अ लोअर रेट। अंडरस्टूड? सो फिर अब ये जो ऑक्शन का पैसा होगा, ये ऑक्शन का पैसा कैसे यूटिलाइज करेंगे? कस्टोडियन जो रहेगा, सो ही विल फर्स्ट यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ ऑल ऑक्शन एक्सपेंसेस, then whatever is the freight payment and other custom duty he will see, and then जो भी बैलेंस रहेगा वो क्या करेगा? उसको एक्सपोर्ट कर, मतलब इंपोर्टर को पैसा वापस दे देगा। जो भी ऑक्शन का पैसा रहेगा उसमें से पहले खुद का ड्यूटी निकाल लेंगे वो लोग, कितने का ड्यूटी आएगा, ऑक्शन के खर्चे निकाल लेंगे, और फिर उसके बाद अगर कुछ पैसा बचता है तो वो लोग क्या करेंगे? इंपोर्टर को वापस दे देंगे। क्लियर एवरीवन? यस। चलो, क्या क्या किया हम लोग ने? पर्सन इंचार्ज का देख लिया, कस्टोडियन का देख लिया। अब समझो गुड्स जो है वो कहाँ पे पड़े हैं? कस्टोडियन के पास पड़े। गुड्स कहाँ पे पड़े हैं? कस्टोडियन के पास पड़े। तो ये केस में क्या आएगा? कस्टोडियन के केस में अब गुड्स कस्टोडियन के पास पड़े तो इंपोर्टर को छुड़ाने को जाना पड़ेगा। He has to now file the documents and he has to pay the custom duty on the goods which are lying with the custodian। So what is the document that he is going to file? What is the document he is going to file? He is going to file bill of entry। क्या फाइल करेगा वो? बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा। बिल ऑफ एंट्री। ठीक है, मैडम हम लोग ना एक्सपोर्ट पे पहुंच गए।
Okay, so we have seen for the person in charge, we have seen for the custodian. Now it is whose responsibility? अब importer का जिम्मेदारी है. अब importer क्या करेगा? Importer, he has to file the bill of entry electronically. What he will do here? Importer, he has to file the bill of entry. क्या फाइल करेगा वो? बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा इलेक्ट्रॉनिकली. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस. कौन से बेसिस पे? सेल्फ असेसमेंट. सेल्फ असेसमेंट मतलब क्या? खुद कैलकुलेट करेगा, खुद के हिसाब से जो उसको सही लगता है, मतलब उसके हिसाब से कितने गुड्स है, उसके हिसाब से उन गुड्स के ऊपर कौन सा रेट ऑफ ड्यूटी लगता है, ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस. अकॉर्डिंग टू हिम व्हाट इज द रेट ऑफ ड्यूटी ऑन दोस गुड्स एंड हाउ मच इज द कस्टम ड्यूटी, वो क्या करेगा? ही विल डू द सेल्फ असेसमेंट एंड उसमें उस बिल ऑफ एंट्री में क्या क्या रहेगा? डिस्क्रिप्शन रहेगा गुड्स का कि कौन से गुड्स हम लेके आ रहे हैं, फिर कितना क्वांटिटी का गुड्स लेके आ रहे हैं, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स दैट वी आर ब्रिंगिंग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गुड्स, हाउ मच इज द ड्यूटी पेएबल ऑन सच गुड्स, how much is the duty payable on such goods, and अगर कुछ exemption है, if there are any exemption, then that also he will mention on that bill of entry. That also he will mention on that bill of entry. इसको मेरे को कहाँ पे submit करना पड़ेगा? I have to submit to the custodian. Submit to the custodian for what purpose? To release the goods. Goods किसके पास पड़े हैं? कस्टोडियन के पास पड़े हैं. तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू गिव दिस डिक्लेरेशन टू बिल ऑफ एंट्री टू द कस्टोडियन टू रिलीज द गुड्स. नाउ यू कैन फाइल बिल ऑफ एंट्री फॉर टू पर्पस. यू कैन फाइल बिल ऑफ एंट्री फॉर टू पर्पस, आइदर फॉर होम कंजम्पशन, आइदर फॉर होम कंजम्पशन और फॉर वेयरहाउसिंग, और फॉर वेयरहाउसिंग. ठीक है. एग्जाम्पल आपके पास अभी पैसा नहीं है ड्यूटी पे करने के लिए. सी, गवर्नमेंट ने क्या बोला है? जैसे ही गुड्स कस्टोडियन के पास आ जाते हैं, आपको 30 दिन के अंदर वो गुड्स छुड़ाने हैं, कस्टोडियन के पास से छुड़ाने हैं. फिर आप आपके फैक्ट्री पे लेके जाओ या आप आपके वेयर हाउस पे लेके जाओ, हमें फर्क नहीं पड़ता है. नहीं तो फिर ना डेम्यूरेज चार्जेस लग जाते हैं. ऑक्शन तो होगा ही गुड्स, अदरवाइज कस्टोडियन क्या कर देगा? ऑक्शन कर देगा. अगर आपने 30 दिन में माल नहीं छुड़ाया तो कस्टोडियन क्या कर देगा? गुड्स को ऑक्शन कर देगा. मतलब इंपोर्टर को कुछ भी करके 30 दिन के अंदर क्या करना पड़ेगा? बिल ऑफ एंट्री फाइल करना पड़ेगा, बिकॉज द टाइम लिमिट इज 30 days. सो ही हैज टू फाइल द बिल ऑफ एंट्री. जैसे ही हम बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं तो वी कैन, मतलब बेसिकली बिल ऑफ एंट्री इज व्हाट? इट इज एन एप्लीकेशन टू द कस्टोडियन फॉर रिलीजिंग आवर गुड्स. नाउ सपोज अगर आपके पास पैसा है, कस्टम ड्यूटी पे करने के लिए पैसा है, तो आप क्या कर सकते हो? आप गुड्स को क्लियर कर सकते हो फॉर होम कंजम्पशन. सो इफ यू आर फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री फॉर व्हाट पर्पस? For home consumption, then in that case you will pay the custom duty. आप क्या पे करोगे? बिल ऑफ एंट्री के साथ साथ कस्टम ड्यूटी पे करोगे एंड प्रॉपर ऑफिसर विल गिव यू द क्लियरेंस ऑर्डर. आपको क्लियरेंस ऑर्डर मिल जाएगा. लेकिन अब समझो आपके पास अभी ड्यूटी भरने के लिए पैसा नहीं है, आपके पास अभी ड्यूटी भरने के लिए पैसा नहीं है, तो आपको कस्टोडियन के पास से तो छुड़ाना पड़ेगा, क्योंकि कस्टोडियन के पास पड़ा रहेगा तो फिर वो ऑक्शन कर देगा 30 दिन के अंदर. तो कस्टोडियन के पास से छुड़ाना है, लेकिन कस्टम ड्यूटी पे करने के लिए अभी पैसा नहीं है. तो यू कैन फाइल बिल ऑफ एंट्री फॉर व्हाट पर्पस? फॉर वेयर हाउसिंग. आप गुड्स कहाँ पे डाल सकते हो? वेयर हाउस में डाल सकते हो. ये केस में आपको नो नीड टू पे ड्यूटी. और आपको किस पर्पस के लिए क्लियरेंस मिल जाएगा? क्लियरेंस फॉर द वेयर हाउसिंग. प्रॉपर ऑफिसर विल पास द ऑर्डर फॉर वेयर हाउसिंग.
प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, वेयर हाउसिंग के लिए ऑर्डर पास कर देगा। मतलब अब आपके गुड्स कहाँ पे, कस्टोडियन के पास से निकल के कहाँ पे जा सकते हैं, वेयर हाउसिंग में जा सकते हैं। अब आपको वेयर हाउसिंग में से अगर क्लियर करना है, अगर आपको वेयर हाउसिंग में से क्लियर करना है तो फिर यहाँ पे इफ want clearance from warehouse, clearance from warehouse, then you have to pay the custom duty। अब आपको warehouse में से then custom duty to be, अब आपको अगर वेयरहाउस में से क्लियरेंस चाहिए तो आपको क्या फाइल करना पड़ेगा, वहां पे आपको ये बिल ऑफ एंट्री फाइल करना पड़ेगा होम कंजम्पशन के लिए, एंड फिर आपको वहां से कस्टम ड्यूटी पे करके आप वेयरहाउस में से माल छुड़ा सकते हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग द प्रोसीजर? यस। नेक्स्ट, देयर इज अ टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग द बिल ऑफ एंट्री। Time limit for filing the bill of entry. Okay, so what is the time limit? It has to be filed. So bill of entry has to be filed before arrival of conveyance, before arrival of conveyance। Why? What is this arrival of conveyance? ये अराइवल ऑफ कन्वेंस क्या है, हमने ऊपर पढ़ा था ना 3 केसेस के अंदर, डेट ऑफ अराइवल, ठीक है। अगर बाय वेसल आ रहा है देन व्हाट इज द डेट ऑफ अराइवल, डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड ऑर्डर। अगर एयरक्राफ्ट से आ रहा है देन व्हाट इज द डेट ऑफ अराइवल, अगर एयरक्राफ्ट से आ रहा है तो डेट ऑफ लैंडिंग ऑफ दैट एयरक्राफ्ट। एंड अगर बाय व्हीकल आ रहा है देन व्हाट इज द डेट ऑफ अराइवल, द डेट ऑफ गुड्स, द डेट ऑफ दैट व्हीकल रीचिंग द लैंड कस्टम स्टेशंस। तो डेट ऑफ अराइवल के पहले आपको क्या करना है, बिल ऑफ एंट्री फाइल करना है। डेट ऑफ अराइवल के पहले आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करना है। लेकिन अगर आपके जो गुड्स है या आपका जो कन्वेयंस है, इफ conveyance is not arrived, will not arrive within 30 days, within 30 days, then your bill of entry stands cancelled, bill of entry stands cancelled। तो आपका वेसल आने के पहले आपको क्या फाइल करना है, बिल ऑफ एंट्री फाइल करना है। अगर आपने नहीं फाइल किया बिल ऑफ एंट्री, सॉरी बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दिया लेकिन 30 दिन के अंदर अगर आपका वेसल नहीं आया तो वो केस में वो बिल ऑफ एंट्री क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। वी हैव टू फाइल द न्यू बिल ऑफ एंट्री। लेटेस्ट में लेटेस्ट आपको कब फाइल करना है, लेटेस्ट बिल ऑफ एंट्री must be filed before the end of the next day, that is following the day of arrival, that is following the day of arrival। मतलब लेट से लेट कब तक आपको फाइल करना है बिल ऑफ एंट्री, जिस दिन आपका डेट ऑफ अराइवल है ना उसके अगले दिन तक, उसके अगले दिन तक आप क्या कर सकते हो, बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकते हो। पहला चीज क्या बोला है, बिल ऑफ एंट्री कब फाइल करना है, अराइवल ऑफ कन्वेंस के पहले। लेकिन समझो अगर आपने पहले नहीं फाइल किया तो आपका जो भी डेट ऑफ अराइवल है उसके अगले दिन तक, बस नेक्स्ट डे तक आप क्या कर सकते हो, ये बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकते हो, ठीक है। अगर उससे लेट फाइल करते हो तो वो केस में आपको डीले फीस लगेगा। इन केस ऑफ डीले आपको लेट फीस लगेगा, लेट फीस इज पेबल।
and how much will be the late fees? Late fees is 5,000 per day, 5,000 per day for the first 5 days, सॉरी 3 days, 3 days. पहले 3 दिन के लिए आपको कितना लगेगा? 5,000 रुपीज लगेगा, एंड फिर बाकी के दिनों के लिए आपको 10,000 पर डे. पेनल्टी इज वेरी ह्यूज. कस्टम्स में पेनल्टी बहुत ज्यादा होता है. 10,000 पर डे देयर आफ्टर. क्लियर? ठीक है. अब समझो इसमें एक एग्जांपल लेते हैं कि एक वेसल आ रहा है. ठीक है, एक वेसल आ रहा है. ये वेसल ना टेरिटोरियल वाटर्स में एंटर हुआ है. सेम अपना जो एग्जांपल था, क्या था अपना एग्जांपल? आई थिंक 14 फरवरी 22 को टेरिटोरियल वाटर्स में एंटर हुआ. रीच एयरपोर्ट, सॉरी रीच कस्टम्स पोर्ट. कस्टम्स पोर्ट पे कभी पहुंचा 16 फरवरी 22 को. उसको एंट्री इनवर्ड का ऑर्डर मिला. एंट्री इनवर्ड का ऑर्डर उसको मिला 20 फरवरी 20 को. ठीक है, उसने बिल ऑफ एंट्री फाइल किया. बिल ऑफ एंट्री फाइल किया 20, 24, 25, 29. समझो उसने बिल ऑफ एंट्री फाइल किया 28 फरवरी 22 को. नाउ टेल मी, अब ये केस में क्या रहेगा? बिल ऑफ एंट्री कब तक फाइल करना चाहिए था? बिल ऑफ एंट्री कब तक फाइल करना चाहिए था? आपके डेट ऑफ अराइवल के पहले. इन दिस केस व्हाट इज योर डेट ऑफ अराइवल? डेट ऑफ अराइवल ऑफ वेसल. व्हाट इज योर डेट ऑफ अराइवल ऑफ वेसल? जिस दिन वो टेरिटोरियल वाटर्स में एंटर हुआ वो, कस्टम्स पोर्ट पहुंचा वो, एंट्री इनवर्ड का ऑर्डर मिला वो, या बिल ऑफ एंट्री? एंट्री इनवर्ड का ऑर्डर. जिस दिन उसको एंट्री इनवर्ड का ऑर्डर मिला वो क्या माना जाएगा? डेट ऑफ अराइवल माना जाएगा. बराबर. मतलब डेट ऑफ अराइवल क्या है यहाँ पे इसका? 20 फरवरी 22 को. मतलब इसको मैक्सिमम लेट बिल ऑफ एंट्री कब तक फाइल करना चाहिए था? टू बी फाइल्ड या तो 20 फरवरी के पहले, या फिर मैक्सिमम लेट कितना फाइल करना चाहिए था? आपके डेट ऑफ अराइवल के दूसरे दिन तक. मतलब 21 फरवरी 2022 तक इसको बिल ऑफ एंट्री फाइल करना चाहिए था. कब तक फाइल करना चाहिए था? 21 फरवरी 2022 को. लेकिन उसने एक्चुअली में कभी फाइल किया? 28 फरवरी 2022 को. तो यहाँ पे जो उसके फर्स्ट 3 डेज है, तो यहाँ पे उसको लेट फीस कितना लगेगा? लेट फीस @5,000 पर डे. फॉर कौन से डे तक? 22, 23, 24. एंड फिर उसको 10,000 पर डे का पेनल्टी लगेगा. कब से लेके? 25, 26, 27, 28. समझा? उसको लेटेस्ट कब तक बिल ऑफ एंट्री फाइल करना चाहिए था? 21 फरवरी 2020 के पहले. 20 के पहले मतलब डेट ऑफ अराइवल के पहले. डेट ऑफ अराइवल के बाद भी कर सकता है, लेकिन बस एक ही दिन का टाइम लिमिट है. मतलब अगले दिन तक आप फाइल कर लो. जो आपका डेट ऑफ अराइवल है उसके अगले दिन तक आप फाइल कर लो. अगर अगले दिन तक फाइल नहीं किया तो आपको पेनल्टी लगेगा कितना? 5,000 रुपया पहले 3 दिन के लिए, और बचे हुए दिनों के लिए 10,000. क्लियर एवरीवन? यस? एनी डाउट इन दिस? खत्म हो गया इंपोर्ट प्रोसीजर? चलो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं क्विकली. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वी आर स्टडिंग द इंपोर्ट प्रोसीजर. इंपोर्ट प्रोसीजर में पहले कौन होता है? जो शिप
पूरा ना सिचुएशन विजुअलाइज करो। पहले क्या है, शिप, ये जो शूज है वो समझो यूके से आ रहे हैं, तो यूके से आ रहे हैं मतलब कौन होगा इसमें रिस्पॉन्सिबल, पर्सन इंचार्ज रिस्पॉन्सिबल होगा। पर्सन इंचार्ज कब तक रिस्पॉन्सिबल होगा, जब तक वो गुड्स अनलोड नहीं हो जाते। एक बार गुड्स अनलोड हो गए तो किसका जिम्मेदारी है, वो कस्टोडियन का जिम्मेदारी है। कस्टोडियन। अब गुड्स कहाँ पे पड़े, कस्टोडियन के पास, तो अपने आप तो क्लियर नहीं हो जाएंगे। तो जो इंपोर्टर है, जो बंदा इंपोर्ट कर रहा है, उसको क्या फाइल करना पड़ेगा, उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ेंगे और उसके साथ साथ कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा। एक बार उसने डॉक्यूमेंट्स फाइल कर दिए, कस्टम ड्यूटी पे कर दिया, तो प्रॉपर ऑफिसर उसको क्या देगा, क्लियरेंस दे देगा। किस पर्पस के लिए, अगर उसने ड्यूटी पे किया है तो उसको होम कंजम्पशन के लिए क्लियरेंस मिल जाएगा। लेकिन अगर उसके पास पैसे नहीं है क्लियर करने के लिए, तो उसको क्या मिलेगा, क्लियरेंस मिलेगा वेयर हाउसिंग के लिए। फिर जब उसको वेयर हाउसिंग में से क्लियर करना है तो वो ड्यूटी पे करेगा एंड फिर वो वेयर हाउस से क्लियर कर लेगा। ठीक है, चलो लिख लो अभी फटाफट। गिव द हेडिंग इंपोर्ट प्रोसीजर एंड राइट डाउन। Done writing this much? No, ma'am, writing. No, ma'am. डन। 1 minute, ma'am. Yes, हाँ, बोलते जाना, हो जाए तो ऐसे ही बैठे मत रहना। Done, ma'am. Done.
Done? No, ma'am. Writing. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Done? Done writing? Yes, ma'am. मैम थोड़ा एक बार ऊपर करो ना, वो एग्जाम्पल निकला था मैं. यस मैम. ओके.
मैम वो 1 मिनट, वो वाला एग्जांपल लिख रहा था मैं, लाइन वाला वो। हाँ बस बस इतना बस। डन है। डन मैम। Done, everyone? मैम राइटिंग। मैम वो गुड्स पिलफर्ड ही लिखा है ना? ये वाला? यस मैम, यस। हाँ, पिल्फर्ड। मैम वो एक बार थोड़ा सा बोलो ना। पिल्फर्ड मीन्स गुड्स आपने प्रॉपरली लोड किया था। पिल्फर्ड मीन्स व्हाट? Goods were unloaded properly, but later on there was shortage. Later on there was shortage. सी लैंड, अगर लोडिंग अनलोडिंग करने के टाइम शॉर्टेज हुआ मतलब किसका जिम्मेदारी है? पर्सन इंचार्ज का। लेकिन हमने अनलोड बराबर किया था, बाद में शॉर्टेज हुआ, तो उसको हम लोग बोलेंगे पिल्फर्ड गुड्स, और वो किसका जिम्मेदारी होगा? कस्टोडियन का जिम्मेदारी। ओके मैम, थैंक यू। Done writing this much?
Yes. Done. Done. Done? No, ma'am. Writing. Yes. Done.
एंड पीपल बहुत लिखना हो गया ना, चलो ये लास्ट है। Done writing. Is anyone writing? Monuments. Hello. Done writing. Done writing, everyone. Is anyone writing? Done, ma'am. चलो आगे बढ़े। कोई Yes, लिख रहा ma'am. है क्या? आगे बढ़ते हैं. रिस्पॉन्ड पीपल। चलो Done, नेक्स्ट। ma'am. सो दिस वाज अबाउट द इम्पोर्ट प्रोसीजर, ठीक है। अब एक्सपोर्ट प्रोसीजर बहुत सिंपल है। मैम एक मिनट नहीं लिखा मैंने। तो इतने देर से मैं पूछ रही हूँ, चिल्ला रही हूँ। आपका आवाज बहुत कम आ रहा है ना, इसलिए।
डन मैम। Done. Next is export procedure. Very simple. Now see what was happening in import. Import procedure में क्या हो रहा था? इम्पोर्ट प्रोसीजर में सपोज नाउ इफ दिस इज इंडिया, ठीक है, आपको इंडिया में गुड्स लाना है, यहाँ पे समझो एक बंदा बैठा है मिस्टर ए, जो बैठा है दिल्ली में. नाउ ही इज द इम्पोर्टर, ही इज इम्पोर्टिंग गुड्स फ्रॉम से यूके. तो क्या क्या हो रहा था, यहाँ से पहले गुड्स आएंगे, पर्सन इन चार्ज जो है वो क्या करेगा, शिप में गुड्स लेके आएगा, टेरिटोरियल वाटर्स में आएंगे, यहाँ पे पहुंचेंगे, फिर इधर उसको क्या मिलेगा, व्हाट ही हैज टू फाइल इंपोर्ट मैनिफेस्ट एंड इंपोर्ट मैनिफेस्ट या import report फाइल करेगा. then here he will get the bill of entry. after he gets bill of entry then only he can load the goods. after he gets bill of entry then only he can unload the goods. गुड्स अनलोड करने के बाद मिस्टर ए क्या फाइल करेगा, बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा एंड ये गुड्स अपने पास लेके जाएगा. अब टेल मी, अगर मेरे को एक्सपोर्ट करना है तो इसमें से कौन सा इवेंट पहले होगा, कौन सा इवेंट बाद में होगा. अगर मिस्टर ए को इंपोर्ट करने के जगह पे मिस्टर ए को अब एक्सपोर्ट करना है, डोंट यू थिंक ये पूरा उल्टा प्रोसीजर होगा अभी. ठीक है, मतलब पहले मिस्टर ए जो है वो गुड्स यहाँ पे भेजेगा, फिर यहाँ से जैसे इसको बिल ऑफ एंट्री मिलता था गुड्स अनलोड करने के लिए, वैसे अब उसको प्रॉपर ऑफिसर ऑर्डर देगा गुड्स लोड करने के लिए, वेसल में लोड करने के लिए, और फिर वो एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करेगा और फिर गुड्स इंडिया के बाहर लेके जाएगा. तो एक्सपोर्ट में सब ऐसे उल्टा होगा, मतलब प्रोसीजर जो है वो क्या रहेगा, पूरा उल्टा रहेगा. तो बहुत इजी है. एक्सपोर्टर जो है, एक्सपोर्टर क्या फाइल करेगा, अब उल्टा आ रहा है. जब इंपोर्ट था तो यहाँ ये पोजीशन पे क्या फाइल होता था, बिल ऑफ एंट्री फाइल होता था. अब यहाँ पे एक्सपोर्टर क्या फाइल करेगा, ही विल फाइल द शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट. या तो शिपिंग बिल फाइल करेगा या बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल करेगा, बिल ऑफ एक्सपोर्ट. ठीक है, शिपिंग बिल कौन से केस में फाइल करेगा, अगर वेसल या एयरक्राफ्ट के थ्रू एक्सपोर्ट करना है, एयरक्राफ्ट, तो होगा शिपिंग बिल. एंड बिल ऑफ एक्सपोर्ट कब होगा, अगर व्हीकल के थ्रू है तो क्या फाइल करेगा, बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल करेगा. यहाँ पे भी सेम, वो बिल ऑफ एक्सपोर्ट में सारी डिटेल्स डालेगा, क्या क्या असेसेबल वैल्यू है, कितना गुड्स है, क्या है. यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है, जैसे बिल ऑफ एंट्री का टाइम लिमिट था, बिल ऑफ एक्सपोर्ट के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, बराबर. अब जैसे ये बिल ऑफ एक्सपोर्ट या शिपिंग बिल पास कर देगा, फाइल कर देगा, तो गुड्स कहाँ पे पड़े हैं, अब पोर्ट के ऊपर पड़े हैं, तो यहाँ पे उसको क्या मिलेगा, ही विल गेट द लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर. he will get what, he will get the let export order. तो proper officer, after this proper officer he will pass let export order. ठीक है, या फिर हम लोग बोलेंगे let ship order. ये लेट शिप ऑर्डर होने के बाद, इसके बाद ही गुड्स क्या हो सकते हैं, आफ्टर दिस ऑर्डर गुड्स कैन बी लोडेड ऑन द कंटेनर. आफ्टर दिस ऑर्डर ओनली द एक्सपोर्ट गुड्स कैन बी लोडेड ऑन द कंटेनर. ठीक है, एक बार गुड्स जो है वो इस पे कंटेनर पे, इतना किसका डेडिकेशन है, स्टेशन पे खड़े रह कौन लेक्चर देख रहा है, कौन है ये, myself मैम. अरे बाप रे, हैट्स ऑफ हाँ विजय लक्ष्मी मैम. After this order only the export goods can be loaded on the container. तो गुड्स क्या होंगे, कंटेनर में लोड हो गए. अब कंटेनर में लोड होने के बाद उसको क्या मिलेगा, he will get the entry outward order and then he will get the permission to load the goods. and फिर वो क्या फाइल करेगा, एंट्री आउटवर्ड के साथ साथ ये जो लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर है ये सब फाइल करने के बाद गुड्स क्या होंगे, एक्सपोर्ट किए जाएंगे. ठीक है, इसमें पर्सन इन चार्ज ही शाल नॉट टू लोड एनी एक्सपोर्ट
goods unless proper officer has given entry outward order. एंट्री आउटवर्ड, ठीक है। जैसे ही आपको एंट्री आउटवर्ड ऑर्डर मिल गया, पर्सन इंचार्ज क्या फाइल करेगा? एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करेगा। ही विल फाइल एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट या एक्सपोर्ट रिपोर्ट। एक्सपोर्ट रिपोर्ट। एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट कौन से केस में फाइल करेगा? वेसल और एयरक्राफ्ट के केस में, एंड इन केस ऑफ व्हीकल ही विल फाइल व्हाट? एक्सपोर्ट रिपोर्ट। एक बार पर्सन इंचार्ज ने फाइल कर दिया, उसके बाद इसे एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट में क्या रहेगा? सारे गुड्स रहेंगे कि क्या क्या, पूरा डिटेल्स रहेगा क्या क्या है। एक बार ये फाइल हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा? आपका एक्सपोर्ट कंप्लीट हो जाएगा। Then proper officer will give the this clearance. Proper officer passes the clearance order for export. बस इतना ही है एक्सपोर्ट में। लिख लो। एंड ये लोग जो भी पेमेंट करेंगे ना, कस्टम ड्यूटी पे करेंगे, फिर एक्सपोर्ट ड्यूटी अगर है तो पे करेंगे। सो दे विल पे इन द चलान कॉल्ड एज TR6 चलान। किसमें ड्यूटी पे करेंगे? दे विल पे द ड्यूटी इन TR6 चलान।
Done writing? Done, ma'am. Is anyone writing? Done, ma'am. Sure. Okay, so that was about the import and export procedure. Understood everyone? ये बहुत नीचे शिफ्ट हो गया है. Chalo, so we have completed the import and export procedure. Next is transit and transshipment of goods. Now what do you mean by transit, transportation and warehouse? ये बताते हैं. नेक्स्ट इज ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स. अब ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट मतलब क्या? सी, जब आप गुड्स, कोई भी गुड्स लेके आ रहे हो, ठीक है, अगर समझो, लेट मी फ्रेम द एग्जांपल. हाँ, लेट अस अंडरस्टैंड कि से दिस इज द यूके पोर्ट. ठीक है, ये कौन सा पोर्ट है? यूके पोर्ट. यहां से आपके गुड्स आ रहे हैं मुंबई पोर्ट पे. यहां से आपके गुड्स आ रहे हैं मुंबई पोर्ट पे. यूके से गुड्स आ रहे हैं मुंबई पोर्ट पे. फिर यहाँ पे एक आएगा मैंगलोर पोर्ट, मैंगलोर पोर्ट, एंड यहाँ पे सपोज आएगा कोलंबो पोर्ट, कोलंबो पोर्ट. इसका एग्जांपल लेते हैं. तो आपके गुड्स जो है वो कहाँ पे आए? यूके से मुंबई पोर्ट पे आए. अब मुंबई पोर्ट पे यहाँ पे जो गुड्स है, so from here you want to send some goods to Mumbai. For Mumbai you are going to send some goods. To Delhi you are going to send some goods. ठीक है, फिर बाद में नेपाल कुछ गुड्स भेजने वाले हो. You are going to send some goods to Nepal, and then some goods you are going to send to Kandla. मुंबई पोर्ट पे आप क्या करने वाले हो? गुड्स भेजने वाले हो. कहाँ पे? मुंबई गुड्स, दिल्ली पोर्ट्स, नेपाल गुड्स एंड कंडला गुड्स. अब ये जो दिल्ली, ये जो कंडला वाले गुड्स है, तो सपोज मुंबई से गुड्स जो है वो यहाँ से नेपाल गए ट्रक में. नेपाल किस में गए? ट्रक में गए. ठीक है, यहाँ से जो कंडला जाने थे, यहाँ से मुंबई से जो पोर्ट्स कहाँ जाने थे? कंडला जाने थे. वो गए दूसरे वेसल में. वो कौन से वेसल में गए? दूसरे वेसल में. ओके, एंड यहाँ से जो दिल्ली जाने थे, मुंबई से जो गुड्स जाने थे दिल्ली, वो गए रेलवेज से. ठीक है, दे हैव गॉन थ्रू रेलवेज. एंड बाकी जो गुड्स बचे थे वो सेम वेसल के अंदर कंटिन्यू हो गए.
पोर्ट वेसल जो है, जो एक शिप था, सपोज ये शिप है, ये शिप आ रहा था यूके से, यूके से ये शिप आया कहाँ पे, मुंबई पोर्ट पे। मुंबई पोर्ट पे आके उससे कुछ गुड्स अनलोड किए, जहां से मुंबई से मैंने कुछ गुड्स भेजे नेपाल ट्रक में, मुंबई से मैंने कुछ गुड्स भेजे दिल्ली रेलवेज के थ्रू, और मुंबई से मैंने कुछ गुड्स भेजे कंडला बाय अनदर वेसल। एंड जो बचा हुआ जो ये वेसल था ना, ये कंटिन्यू हो गया कहाँ पे, कोलंबो पोर्ट में। ठीक है, अब ट्रांजिट ऑफ गुड्स मतलब क्या, व्हाट डू मीन बाय ट्रांजिट? ट्रांजिट गुड्स, ट्रांजिट गुड्स हम किसको बोलेंगे, विच आर कैरिड इन द सेम कन्वेयंस। ठीक है, गुड्स विच आर carried in the same conveyance for further journey। अब समझो यहाँ पे मुंबई पोर्ट पे, यहाँ पे मुंबई पोर्ट पे जो गुड्स उतरे थे ना, हाँ समझो ये मुंबई पोर्ट, इस वेसल के अंदर ना 1000 यूनिट्स थे। कितने यूनिट्स थे, 1000। तो मुंबई पोर्ट पे पहुंचे कितने, 1000 यूनिट्स पहुंचे। अब ये 1000 यूनिट्स में से मैंने मुंबई पोर्ट पे उतार दिए समझो 600 यूनिट्स, 600 यूनिट्स मैंने उतार दिए, और जो 400 यूनिट्स है, जो 400 यूनिट्स है वो सेम कन्वेयंस के अंदर आगे चले गए। 400 यूनिट्स सेम कन्वेयंस के अंदर आगे चले गए, कहाँ पे, मैंगलोर में और कोलंबो में। तो दीज 400 यूनिट्स दे विल बी कॉल्ड एज व्हाट, ट्रांजिट गुड्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजिट गुड्स बोलेंगे। ठीक है, सो दीज आर द ट्रांजिट गुड्स। ट्रांजिट गुड्स मतलब क्या, मुंबई पे जो सेम गुड्स हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, मैंगलोर और कोलंबो जा रहे हैं, सो दे विल बी कॉल्ड एज व्हाट, ट्रांजिट गुड्स। अब ट्रांसशिपमेंट क्या होगा, इसका उल्टा। ट्रांसशिपमेंट मतलब क्या, मैंने जो 600 यूनिट्स यहाँ पे उतारे, अब वो 600 में से समझो कुछ यूनिट्स ट्रक से गए, कुछ यूनिट्स रेल से गए और कुछ यूनिट्स वेसल से गए। मतलब इन्होंने क्या किया, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए इन्होंने क्या किया है, अपना कन्वेयंस चेंज किया है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसशिपमेंट गुड्स। क्लियर, ट्रांजिट मतलब क्या, who are traveling in the same conveyance, एंड ट्रांसशिपमेंट मतलब क्या, जो गुड्स क्या करते हैं, चेंज करते हैं, they travel in the different conveyance, different vessel। मुंबई पोर्ट पे उतारे वो ट्रांसशिपमेंट है, ट्रांजिट नहीं है, राइट? नहीं, जो आगे, हाँ ये जो 600 यूनिट्स मैंने उतारे ना, मुंबई से नेपाल भेजने के लिए मैंने ट्रक में भेजा, फिर मुंबई से दिल्ली मैंने रेल में भेजा। समझो ये 600 में से 100 यूनिट्स मैंने नेपाल भेजे ट्रक में, फिर ये 600 में से मैंने 200 यूनिट्स भेजे दिल्ली ट्रेन के थ्रू, और मैंने कंडला भेजा दूसरे वेसल से। ये बड़ा वेसल आ रहा था 1000 यूनिट्स को लेके, 1000 में से 600 मुंबई उतर गए, और जो 400 थे वो उसी वेसल में मैंगलोर और कोलंबो चले गए। ठीक है, सेम ये बड़े वाले वेसल में। अब ये जो 600 यूनिट उतरे हैं मुंबई पे, वो मुंबई के नहीं है, मुंबई से जाएंगे नेपाल, मुंबई से जाएंगे दिल्ली और मुंबई से जाएंगे कंडला। बट उन्होंने अपना कन्वेयंस चेंज कर लिया। पहले ये बड़े वाले शिप में आ रहे थे, अब किस में आ रहे हैं, ट्रक में, रेल में, और वेसल में जा रहा है बट दूसरे वेसल में जा रहा है अभी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स। क्लियर एवरीवन? यस, सो अगर एक मोड से जाते थे डिस्ट्रीब्यूट होते वो ट्रांजिट होता है, ट्रांजिट, हाँ। अच्छा, ओके, यहाँ पे ट्रांजिट में आपको सिर्फ इंपोर्ट मैनिफेस्ट सबमिट करना होता है। यहाँ पे क्या होगा, ओनली इंपोर्ट मैनिफेस्ट इज सबमिटेड, ओनली इंपोर्ट मैनिफेस्ट इज सबमिटेड। ठीक है, एंड यहाँ पे जो गुड्स है वो क्या होंगे, सेम वेसल, योर सेम वेसल रीचेस द डेस्टिनेशन पोर्ट। सेम वेसल रीचेस द डेस्टिनेशन पोर्ट। लेकिन ट्रांसशिपमेंट मतलब क्या, ट्रांसशिपमेंट ऑफ
Goods means what here? Your goods are unloaded. Goods are unloaded at a custom station. जैसे मुंबई पोर्ट पे गुड्स क्या हो गए? अनलोड हो गए. एंड फर्दर transported to destination. Transported to destination in a different conveyance. In a different conveyance. ठीक है. यहाँ पे आपको ड्यूटी कब भरना होगा? ये केस के अंदर आपको ड्यूटी भरना होगा जब आपके गुड्स डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे तब. एंड यहाँ पे क्या फाइल करना होता है? बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट. बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट और डिक्लेरेशन इज टू बी सबमिटेड. बेसिकली ये बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट मतलब क्या? इसमें आप क्या बोलोगे कस्टम्स ऑफिसर को? आप ये बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट फाइल करोगे और आप बोलोगे कि मैं कस्टम ड्यूटी भरूंगा जब ये मेरे गुड्स दिल्ली पहुंच जाएंगे. मैं कस्टम ड्यूटी पे करूंगा जब ये मेरे गुड्स नेपाल पहुंच जाएंगे. मतलब जब डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे तो मैं कस्टम ड्यूटी पे कर दूंगा. ऐसा आप इस बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट में लिखते हो. क्लियर. एंड बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट में सेम वेसल पहुंचेगा या डिफरेंट वेसल पहुंचेगा? हियर डिफरेंट वेसल reaches the destination port. Different vessel reaches the destination port. Understood? Transit and transshipment. आपका आवाज नहीं आ रहा है क्या? अमेज़न पे जो इन ट्रांसिट आता है वो ट्रांसिट और ये ट्रांसिट गुड सेम है क्या? नहीं 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 नहीं, वो अलग है. वो इन ट्रांसिट मतलब क्या कि आपके गुड्स ऑन द वे है, वो अलग है. ट्रांसिट ये अलग है. ओके ओके. लिख लो ट्रांसिट एंड ट्रांसशिपमेंट. ऑल्सो टेक डाउन दिस एग्जाम्पल. ये एग्जाम्पल पे लिखना ताकि जब पढ़ो तो रेफरेंस के लिए इजी हो. यहाँ पे हम लोग जो 400 यूनिट्स है इनको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसशिपमेंट. एंड जो 600 यूनिट्स मुंबई के पोर्ट पे अनलोड हुए हैं उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांजिट गुड्स. मैम इसमें 400 यूनिट्स में आपने ट्रांसशिपमेंट लिखा है ना? हाँ. तो ये ट्रांजिट नहीं होना चाहिए था? अरे 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 उल्टा लिख दिया ना. सॉरी हाँ. सॉरी सॉरी.
400 ट्रांजिट है और 600 ट्रांसशिपमेंट। yes ma'am. मैं तो तुम्हारा टेस्ट ले रही थी। Okay. हो गया? नो मैम, राइटिंग। मैम नीचे कर लो। हाँ। Done writing everyone? It's okay. So we have seen transit and transshipment of goods. Next है warehousing. अब warehousing मतलब क्या? See, जब आप goods जो है ये ड्यूटी नहीं पे कर पाते, अगर आप कस्टम ड्यूटी नहीं पे कर पाते तो कस्टम वालों ने क्या दिया, क्योंकि देखो अगर समझो इतने सारे लोग अगर कस्टम ड्यूटी नहीं पे कर पाएंगे तो सबका जो माल है वो कस्टम स्टेशन पे ही जमा होते जाएगा, तो इतना तो कस्टम्स वालों के पास भी जगह नहीं है ना सामान रखने के लिए। तो इसलिए कस्टम्स वाले क्या बोलते हैं कि हम आपको क्लियरेंस दे देते हैं, किस पर्पस के लिए? वेयर हाउसिंग के लिए, कि आप आपके गुड्स कस्टम स्टेशन से पोर्ट के पास से क्लियर कर लो और उनको कहाँ पे लेके जाओ? वेयर हाउस में लेके जाओ। तो व्हेन गुड्स आर नॉट क्लियर फॉर होम कंजम्पशन, अगर आप होम कंजम्पशन के लिए नहीं लेके जा सकते देन यू कैन टेक फॉर द अगर इंपोर्टर चाहे तो आप क्या कर सकते हो उन गुड्स को, क्योंकि देखो अगर जो ये गुड्स है आपने होम कंजम्पशन के लिए क्लियर नहीं करवाया और वो आपके गुड्स जो है ना अगर वो कस्टम स्टेशन पे ही पड़े रहे, मतलब पोर्ट पे ही पड़े रहे, तो कस्टम्स वाले ना डेम्यूरेट चार्जेस लगाते। अगर आपने 3 दिन के अंदर आपने जो बिल ऑफ एंट्री फाइल किया और अगर आपने 3 दिन के अंदर गुड्स वहां से नहीं हटाए तो डेम्यूरेट चार्जेस मतलब क्या? इट इज काइंड ऑफ अ रेंट। जो कस्टम्स वाले होते हैं ना, कस्टम्स अथॉरिटी आपको वहां पे माल रखने के लिए डेम्यूरेज चार्जेस चालू कर देती है 3 दिन के बाद, तो आपको अननेसेसरी फुकट का वो चार्जेस लगता रहेगा। तो इसलिए कस्टम्स वालों ने बोला है कि वो डेम्यूरेज चार्जेस अवॉइड करने के लिए आप उन गुड्स को क्या कर सकते हो? वेयर हाउस में डाल सकते हो। या फिर समझो ये पोर्ट है आपका, ठीक है, आपने यूके से इंपोर्ट किया है और आपको चाइना में एक्सपोर्ट करना है। आप यहाँ पे बैठे हो इंडिया में, आपने यूके से इंपोर्ट किया है और आपको चाइना को एक्सपोर्ट करना है, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट यूके से चाइना भेज दो। लेकिन अगर समझो यूके से चाइना कोई वेसल नहीं जाता है, ठीक है, कोई वेसल यूके से चाइना नहीं जाता है, तो आपने क्या किए, गुड्स यहाँ से आप इंडिया में ना दिल्ली में बैठे हो तो आपने यूके से इंपोर्ट किया। नाउ व्हेन यू इंपोर्ट गुड्स फ्रॉम यूके, एक सेकेंड ना,
समझो आपने यूके से गुड्स इंपोर्ट किए, तो कौन से पोर्ट पे आएंगे? अब दिल्ली में तो पोर्ट नहीं है, तो कौन से पोर्ट पे आए? मुंबई पे आए। अब आपको वापस यहाँ से चाइना भेजना है, मतलब यूके से मुंबई आए, अब आपको वापस चाइना भेजना है। तो क्या आप ऐसा करोगे क्या कि यूके से मुंबई, मुंबई से दिल्ली, वापस दिल्ली से मुंबई और फिर मुंबई से चाइना? प्रोसीजर समझा? प्रोसीजर समझा? सपोज देर इज वन एक्सपोर्टर, सपोज यहाँ पे एक बंदा है जो कहाँ पे है? दिल्ली में बैठा है। ये क्या करने वाला है? ये यूके से माल मंगाने वाला है, ठीक है, मतलब इंपोर्ट करने वाला है, और ये चाइना को एक्सपोर्ट करने वाला है, चाइना को एक्सपोर्ट करने वाला है। अब जब ये दिल्ली से गुड्स मंगा रहा है, मतलब यूके से आ रहे हैं, तो पानी के थ्रू आ रहे हैं, तो पानी के थ्रू कहाँ पे आएंगे? ये मुंबई में आए। Now tell me, will he adopt this situation कि यूके से मुंबई है, मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से वापस मुंबई और मुंबई से वापस चाइना? नहीं। इसको क्या बोलते हैं? री एक्सपोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करना, इसको क्या बोलते हैं? री एक्सपोर्ट। ठीक है, तो अगर इस बंदे को री एक्सपोर्ट करना है तो वो क्या करेगा? यूके से गुड्स जो मुंबई पे आए हैं ना, तो मुंबई में किसी वेयरहाउस में क्या करेगा? ये गुड्स को रख देगा। फिर जब उसको चाइना से ऑर्डर आया या जब भी उसको चाइना में गुड्स भेजना है, तो इस वेयरहाउस से ही डायरेक्ट क्या करेगा? चाइना में भेज देगा। समझा? अपने दिल्ली पे लाएगा, दिल्ली के फैक्ट्री में लाएगा, दिल्ली के वेयरहाउस में लाएगा, फिर वापस उसको अगर चाइना भेजना है तो वापस गुड्स तो दिल्ली, मुंबई तो वापस भेजने ही पड़ेंगे ना, गुड्स वापस पोर्ट पे भेजने पड़ेंगे, तो वापस पोर्ट पे लाके नहीं भेजेगा। अंडरस्टूड दिस सिचुएशन? दिस इज कॉल्ड एज री एक्सपोर्ट। तो आप वेयर हाउसिंग कब कर सकते हो? अगर समझो आपके पास ड्यूटी पे करने के लिए पैसा नहीं है, या फिर अगर आपको री एक्सपोर्ट करना है, तो यू कैन मेक द यूज ऑफ द वेयर हाउस। अब दो तरह के वेयर हाउस होते हैं, पब्लिक बॉन्डेड वेयर हाउस, प्राइवेट बॉन्डेड वेयर हाउस। पब्लिक बॉन्डेड वेयर हाउस मतलब इसको कौन मैनेज करेगा? गवर्नमेंट या गवर्नमेंट बॉडीज। ऑब्वियसली नाम से ही पता चलता है पब्लिक प्राइवेट, तो पब्लिक में कौन संभालेगा? गवर्नमेंट। अदर ड्यूटीएबल गुड्स कैन बी वेयर हाउस देयरिन, जो जिन गुड्स के ऊपर ड्यूटी लगने वाला है उसको भी आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे रख सकते हो। हियर अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस सर्टिफिकेट फ्रॉम द वेयर हाउस कीपर वुड बी रिक्वायर्ड। आपको एक स्पेस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अ डबल ड्यूटी बॉन्ड विड ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू बी फर्निश फॉर द डिपॉजिट ऑफ गुड्स। अब अगर आपको वेयर हाउस में रखना है तो आपको डबल ड्यूटी बॉन्ड मतलब क्या? जितना आपका ड्यूटी है, जो गुड्स आप क्या कर रहे हो? वेयर हाउस में रखने वाले हो, ठीक है। समझो मैं 100 यूनिट्स वेयर हाउस में रखने वाली हूँ। ये 100 यूनिट्स का असेसेबल वैल्यू है से 100 यूनिट्स इंटू 100 रुपीज। एग्जाम्पल पकड़ते हैं, 100 इंटू 100 कितना हो गया? 10,000 हो गया, 10,000 रुपए। इसके ऊपर मैं ड्यूटी लगाती हूँ, उसे बेसिक सारे ड्यूटीज मिला के 10%, मतलब कितना हो गया? 1,000 हो गया। 1,000 इज द ड्यूटी। इसके डबल अमाउंट का मतलब कितना? 2,000। इतने रुपीज का मेरे को बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। इतने रुपीस का मेरे को क्या करना पड़ेगा? बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं गुड्स वहां से क्लियर नहीं करती, उस वेयर हाउस में से क्लियर नहीं करती, देन आई विल बी लायबल टू पे हाउ मच? डबल द अमाउंट ऑफ द ड्यूटी एज पर दिस बॉन्ड। ठीक है, इसको बोलते हैं डबल ड्यूटी बॉन्ड। डबल ड्यूटी बॉन्ड मतलब क्या? आपका जितना ड्यूटी है उसके डबल अमाउंट का आपको बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। बॉन्ड इज लाइक अ डिपॉजिट। बॉन्ड मतलब क्या है? एग्रीमेंट है कि इन केस अगर XYZ सिचुएशन नहीं हुआ, देन आई विल बी गवर्न्ड बाय द बॉन्ड एंड एज पर द बॉन्ड आई हैव टू पे द ड्यूटी। क्लियर? Also, person seeking warehousing would need to pay the rental. You have to pay the rental or you have to pay the warehousing charges. Clear?
नेक्स्ट इज प्राइवेट बॉन्डेड वेयरहाउस। प्राइवेट बॉन्डेड वेयरहाउस को कौन संभालेगा? प्राइवेट एंटिटीज संभालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दीज आर एंड जनरली अलाउड वेयर पब्लिक वेयरहाउसेस आर अवेलेबल। तो जिधर गवर्नमेंट है उधर प्राइवेट अलाउड नहीं होंगे। सेम है, यहाँ पे भी आप गुड्स रख सकते हो, स्पेस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इधर भी आपको डबल ड्यूटी बॉन्ड तो लगेगा ही लगेगा। हियर ऑल्सो यू विल नीड द डबल ड्यूटी बॉन्ड। नाउ आप वेयरहाउस में कितने टाइम तक रख सकते हो? अगर समझो 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स है, अगर कोई पर्सन है जिसको क्या है, री एक्सपोर्ट करना है, एंड इफ दैट इज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स जिसको हम लोग EOU के नाम से बोलते हैं, तो उन्हें अप टू 5 years, 3 years और 1 year। तो जो अगर वो लोग कैपिटल गुड्स रखते हैं तो उनके पास कितना टाइम लिमिट है वेयर हाउसिंग करने का? 5 साल तक वो लोग वेयर हाउस में रख सकते हैं। बाकी गुड्स कितने टाइम तक रख सकते हैं? 3 साल तक। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स कैन कीप फॉर 5 years and they can keep for 3 years. Now otherwise they have to keep it for the 1 year, where no goods, when goods are removed for export and no duty is to be paid, but when for home consumption, removal only under the assessment and payment of duty। समझो मैंने वेयरहाउस में रखा था, यहाँ पे मैंने वेयरहाउस में मैंने यूके से मंगाया गुड्स, यूके से पड़े हैं मेरे गुड्स वेयरहाउस में। अब यहाँ से अगर मैं क्लियर करती हूँ, यहाँ से अगर मैं क्लियर करती हूँ चाइना भेजने के लिए, तो फिर यहाँ पे मेरे को ड्यूटी नहीं लगेगा, नो ड्यूटी, बिकॉज ये कौन सा केस हो गया? री एक्सपोर्ट वाला केस हो गया, ठीक है। यूके से मंगाया, वेयरहाउस में रखा, चाइना में भेजा, तो फिर मेरे को ड्यूटी पे करने का जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने क्या किया, यूके से मंगाए गुड्स वेयरहाउस के अंदर रखे, अब मेरे पास ना पैसा नहीं था ड्यूटी पे करने के लिए, इससे मैंने वेयरहाउस में रखा। उसके बाद अगर मैं वेयरहाउस से इन गुड्स को लेके जाती हूँ मुंबई में या दिल्ली में या गुजरात में, कहीं पे भी, किस पर्पस के लिए? मेरे होम कंजम्पशन के लिए, तो यहाँ पे आई कैन क्लियर ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ ड्यूटी, ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ ड्यूटी। Clear? If you are doing re-export, then no need of paying duty, but where you are clearing it for home consumption, जहाँ पे हम home consumption के लिए कर रहे हैं, then you can clear only after payment of duty. Understood everyone? Warehousing? Yes. Yes. This is like the home consumption. ठीक है? Okay. चलो, लेक्चर है तुम लोग का? Yes, ma'am. Okay. So we stop for the day. We will continue tomorrow. Tomorrow we are going to do important topics. एक है baggage rules, दूसरा है duty drawback, एंड और भी जो मिसलेनियस टॉपिक्स है थोड़े से करेंगे एंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड फिर परसों वी विल डू लास्ट टॉपिक दैट इज वैल्यूएशन, और फिर कस्टम्स खत्म हो जाएगा परसों, ठीक है? ओके, यस Yes, मैम। ma'am. चलो, स्टॉप फॉर द डे, वी विल कंटिन्यू टुमारो। Okay. बाय एवरीवन, Bye. बाय।